Today, in this video, we will discuss about future tense. It was the remaining portion of tense. You already have studied present tense and past tense. Now, we are going to just discuss about future tense in this video. Watch this video from beginning to its end, so that it should be easy to you to understand. Dear, like other tenses, this very tense also has its four sub-kinds. In the same manner you saw in present tense, past tense, in future tense also the four sub-kinds are there. They are written here on the board. See them. First, simple future. Second, future continuous. Third, future perfect. And fourth, future perfect continuous tenses. These four sub-kinds are there. ये जैसे कि आपने प्रेजेंट टेंस में देखा, पास्ट टेंस में देखा, ठीक वैसे ही फ्यूचर टेंस में भी इसके चार सब काइंड्स हैं. वो है सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. एक मज़ेदार बात इस टेंस में ये है कि इसका हेल्पिंग वर्ब एच भी अगर सच पूछिए तो केवल शैल या विल चारों के लिए होता है. चाहे वो फ्यूचर हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो. ये चारों ही जो इसके सब काइंड्स हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब एच भी इसका शैल या विल होता है. और आपको पता है कि शैल का यूज, शैल इज यूज विद द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन, आई शैल, वी शैल, एंड रेस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स दे टेक विल विथ देम. बाकी का जो भी सब्जेक्ट होगा, चाहे सेकंड पर्सन का हो या थर्ड पर्सन का हो, सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, वो सब उसके साथ विल का यूज होता है. केवल आई शैल, जैसे आई शैल गो, वी शैल गो, बट यू विल गो, ही विल गो, शी विल गो, दे विल गो, बॉयज विल गो, बॉय विल गो, एवरीथिंग एक्सेप्ट आई, वी, एवरीवेयर विल इज यूज्ड इन सिंपल फ्यूचर टेंस विद द अदर सब्जेक्ट्स. आई, वी को छोड़ दूसरे सब्जेक्ट है उसके साथ विल का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में. पहली बात. दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें बाकी के जो सब काइंड्स हैं, विल के साथ एडिशनल हेल्पिंग वर्ब भी आता है, जिसको आप सेकेंडरी ऑक्सिलरी कहते हैं. ये सेकेंडरी ऑक्सिलरी, फॉर एग्जांपल फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल या विल के बाद बी का यूज होता है. फ्यूचर परफेक्ट में शैल या विल के बाद, एच बी के बाद हैव का यूज होता है. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल या विल के बाद हैव बीन का यूज होता है. नाउ we are talking about simple future tense. तो simply this tense refers that some action will take place in the coming time. ये टेंस बताता है कि कोई काम आने वाले समय में होने वाला है. ये फ्यूचर टेंस है. सिंपल सी बात है. अब इसके चार सब काइंड. सिंपल फ्यूचर, जब कॉमनली व्हेन कॉमनली समथिंग इज सेड अबाउट एन एक्शन that will take place in the coming time. जैसे he will go to पटना, यानी पटना जाने का काम, ये कॉमनली सामान्य रूप से कहा गया कि कल पटना जाने का काम कब होगा, कल होगा, तो he will go to पटना. ऐसे में I shall write a letter, मैं एक पत्र लिखूंगा. ये कॉमनली जस्ट आई एम टेलिंग अबाउट द एक्शन ऑफ राइटिंग ऑफ द लेटर. इट विल टेक प्लेस टुमारो और डे आफ्टर टुमारो. ये कल हो, परसों हो, जब भी हो, लेकिन ये आने वाले समय में काम होगा. तो आई शैल राइट ए लेटर. निगेटिव बनाते हैं तो शैल इसका है, एच भी है, तो शैल के बाद नोट लगा दीजिए, आई शैल नॉट राइट ए लेटर. क्वेश्चन सेंटेंस इसका बनेगा तो शैल आई राइट ए लेटर, और क्वेश्चन निगेटिव बनेगा तो शैल आई नॉट राइट ए लेटर. बट वन थिंग दैट शुड बी नोन टू यू ऑल, दैट इन ट्रेडिशनल ग्रामर शैल इज यूज्ड इन द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन निगेटिव सेंटेंसेस very frequently, but in according to modern grammar now will also can be used in the place of shall. I mean कि नया जो ग्रामेरियन है उनके अनुसार कि अब शैल की जगह पर धड़ल्ले से आप will का यूज कीजिए, और हो रहा है. आप अगर कर देते हैं तो वो गलत नहीं. अगर आप कहते हैं कि आई विल राइट ए लेटर आई शैल की जगह पर, तो वो गलत नहीं है. ये ट्रेडिशनली इट इज गिवन. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट दिस वेरी स्ट्रक्चर. I shall write a letter. If you will say I will write a letter, that is also correct, equally correct, no problem. But here negative, I shall not write. Here one thing should be known, one thing should be
you can say that is remarkable, should be taken in your care, that shall I write a letter, it means something different. Commonly if you see, it is the question format of that very sentence that is given on the board. अगर सामान्य रूप से देखिए तो ये जो दिया हुआ है आई शैल राइट अ लेटर का क्वेश्चन फॉर्म होगा तो शैल आई राइट अ लेटर हो जाएगा. लेकिन अगर इसका देखिए अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग इफ यू सी इट मीन्स समथिंग डिफरेंट. इसका मतलब क्या है, इफ शैल इज यूज्ड विद द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन, in next video you will just learn these very things in expanded form. I will explain it very, you can say, clearly before you in other videos. इसको अभी इतना समझिए कि शैल आई राइट अगर कहते हैं तो शैल का यूज यदि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ करते हैं तो क्या होता है, उसका मीनिंग कुछ भिन्न हो जाता है. अब आप इसका मीनिंग अगर हिंदी में लगाएंगे तो कहेंगे शैल आई राइट अ लेटर, क्या मैं एक पत्र लिखूंगा. बट नो, actually it means shall is used with the subject of first person in the question format. It means it refers based or wants to take permission or something that is like an advice, a suggestion. ये लगता है ना ऐसे कि ये कॉमन लगता है कि ये बिल्कुल इसका मतलब ये होगा कि क्या मैं एक पत्र लिखूँ, एक क्वेश्चन सेंटेंस है. लेकिन नहीं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर आप देखिएगा शैल का जब यूज होता है आई या वी के साथ क्वेश्चन के रूप में तो वो एक सजेशन, एक प्रकार के एडवाइस, एक प्रकार की रिक्वेस्ट को शो करता है. इसका मतलब हो गया शैल आई राइट, क्या मैं एक पत्र लिखूं. यू ऑल्सो कैन टेक इट आइदर ए सजेशन और जस्ट ए रिक्वेस्ट. आप इसको सजेशन मान सकते हैं, रिक्वेस्ट मान सकते हैं. जैसे मान लीजिए किसी से आप परमिशन मांग रहे हैं कि क्या मैं एक पत्र लिखूं, या फिर किसी को आप एडवाइस कर रहे हैं कि क्या मैं एक पत्र लिखूं, तो ये इसका सेंस हो जाता है. लेकिन ट्रेडिशनली ये इसको अगर क्वेश्चन फॉर्मेट में अगर आप इसको लिखेंगे कि विल आई राइट अ लेटर तो बिल्कुल 100% इट इज करेक्ट. दैट इसका अगर हिंदी में मतलब देखेंगे विल आई राइट अ लेटर तो वही होगा कि क्या मैं एक पत्र लिखूंगा, विल आई राइट अ लेटर. लेकिन shall traditionally it is used, so I have just given on the board. You should also understand both the things that I have explained before you. Now, future continuous tense. We will now future continuous tense. Future continuous tense shows some action that will be going on in the coming time. I mean, it shows the continuity of an action in the coming time, in the future time. ये आने वाले समय में किसी काम के कंटिन्यूटी, किसी एक्शन की कंटिन्यूटी को, किसी काम के जारी रहने का बोध कराता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू से आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिखता रहूँगा. व्हाट डज इट मीन, द टाइम अबाउट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अबाउट विच यू आर टॉकिंग, द एक्शन ऑफ राइटिंग will be continue there. जिस समय की आप बात कर रहे हो उस खास पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो किसी खास पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसी काम का कंटिन्यू होना, किसी एक्शन का कंटिन्यू होना फ्यूचर टेंस में ये बताता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. आई शैल बी राइटिंग अ लेटर व्हेन ही कम्स टू मी, जब वो मेरे पास आएगा उस समय मैं पत्र लिखता रहूँगा. I shall be waiting for her by 4 PM. वो मैं उसका इंतजार कर रहा होऊंगा. वो जिस समय की वो बात कर रहा है उस समय इंतजार करने का काम जारी रहेगा. ये कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन द फ्यूचर टाइम इट शोज. अब इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट एच बी, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, तो सब्जेक्ट शैल या विल, बी भी फॉर ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, shall helping verb, be additional helping verb, writing before a letter, object. I shall be writing a letter. If you change it into its negative form, what will you do? After shall, not should be put. आप shall के बाद नोट डालिए. I shall not be writing a letter. क्वेश्चन में shall I be writing a letter. क्वेश्चन निगेटिव बनाएंगे तो shall I not be writing a letter. In this way you can change a sentence from its affirmative to its negative form and from assertive to its interrogative form.
Now we will talk about future perfect tense. After future continuous, now we will talk about future perfect tense. This tense refers some action already completed in the coming time. For a point of time, the action will be completed. It shows. ये बताता है कि आने वाले किसी खास समय के लिए कि उस समय तक कोई एक्शन, कोई काम पूरा हो जाएगा. जैसे he will have finished his work. वो अपना काम पूरा कर चुका होगा यानी आने वाले समय में. लेकिन कंप्लीशन ऑफ जॉब, कंप्लीशन ऑफ वर्क, इट शोज हाँ बाय 4 PM, 4 बजे तक वो अपना काम खत्म कर चुका होगा. इस प्रकार तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिया है कि उसके माने संदर्भ में, उसको सापेक्ष लेकर कोई काम पूरा हो जाएगा, किसी काम का कंप्लीशन, एक्शन कंप्लीशन ऑफ सम जॉब इन द फ्यूचर टाइम. ही विल नॉट हैव, अगर निगेटिव बनाएंगे तो ही विल नॉट हैव, विल के बाद नॉट का प्रयोग, कभी भी ही विल हैव नॉट का यूज नहीं करना है, वो गलत होगा. बिकॉज हेल्पिंग वर्ब जो है ये विल है, विल के बाद इसी को ट्रीट करना है हेल्पिंग वर्ब के जैसा. नॉट का यूज करना है तो इसी के बाद सब्जेक्ट से आगे ले जाना है तो विल को या शैल को. ही विल नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क, क्वेश्चन में हो जाएगा विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क, और क्वेश्चन निगेटिव में विल ही नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय 4 PM. इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है. नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. यू नो helping verb of this tense is also shall or will. Structure subject shall या will, have been, before, object. ये टेंस बताता है, दिस वेरी टेंस शोज कंटिन्यूटी फॉर ए टाइम बीइंग, कंटिन्यूटी ऑफ सम एक्शन इन द कमिंग डेज. आने वाले दिनों में किसी काम का कुछ दिनों तक, कुछ समय तक जारी रहना, ये बताता है. जैसे ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम मॉर्निंग, वो सुबह से आपका इंतजार कर रहा होगा आने वाले समय में. इन कमिंग डेज, इन फ्यूचर टाइम, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वो आपका इंतजार कर रहा होगा सुबह से. एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने की है कि इसमें जो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो प्रेजेंट और पास्ट में आपने प्रीपोजिशन का यूज किया सिंस और फॉर का, लेकिन इसमें सिंस की जगह पर फ्रॉम का यूज होता है, सिंस का यूज नहीं होता है. ऐसा आप नहीं कह सकते कि ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, दैट विल बी इनकरेक्ट. सो यू विल हैव टू डू इन सच ए मैनर, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम मॉर्निंग, नॉट सिंस मॉर्निंग. और फॉर का जैसे यूज आप करते हैं वैसे ही होगा. निगेटिव अगर करना चाहेंगे तो विल के बाद नॉट का यूज करेंगे, ही विल नॉट हैव बीन. क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो विल को ही से आगे ले जाएंगे, विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर यू. और क्वेश्चन निगेटिव बनेगा तो विल ही नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू. इस तरह से जैसा आपने देखा है इसके पहले, ठीक उसी तरह से बनेगा. इस तरह से ये टेंस का ये पूरा फॉर्मेट था, जिसका स्ट्रक्चर, यूज आपने देखा इन डिटेल. आपको क्लास 8 तक तो इन डिटेल इसकी आवश्यकता उतनी नहीं होती है जितना चाहिए था क्लास 8 तक का, तो वो दे ही दिया है. 9, 10 के लिए एक वीडियो और बनेगा, जिसमें इसके 1 या 2 वीडियो बनेगा. आई कांट से एक वीडियो में हो पाएगा या नहीं, वो लंबा होगा, लेकिन 2 वीडियो बनेगा. तो वो दोनों वीडियो में आपको इसके यूज समझा दिए जाएंगे, और यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट इज़ ए मस्ट टू लर्न द यूज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेंसेस एंड डिफरेंट सब काइंड्स ऑफ देम. उसके डिफरेंट सम काइंड्स को समझना, फिर तीनों टेंस के स्ट्रक्चर को, और उससे भी ज़्यादा आवश्यक है उसके यूज को समझना. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लीजिए, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस जो पहला था, आप इसके यूज को इस तरह से याद रखिए. जैसे मान लीजिए कि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है वहाँ सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है. जो साइंटिफिक फैक्ट है वहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ का, वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है. जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है कि धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये ऑलवेज ही सिंपल प्रेजेंट में होगा. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. किसी का नेचर, किसी का स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसको बताना है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा. द मिल्क इज स्वीट.
द मून इज कोल्ड, द सन इज हॉट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। साइंटिफिक फैक्ट, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सी, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सी। ये इस प्रकार से इसका यूज डिफरेंट, और भी बहुत सारा यूज है जिसकी चर्चा अलग से एक वीडियो में की जाएगी, आप उसको देखेंगे। लेकिन अभी ये टेंस आपका पूरा हुआ, एंड आई होप कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेरी चैप्टर सम एक्सरसाइजेज आर गिवन इन योर बुक। कंसल्ट योर बुक एट योर होम, just solve the exercises. If you feel something difficult, consult to me. You are welcome with your problems, with your doubts. In next video I will clarify them. Thank you.